Are you present in the first half class? अंजलि, हेलो, क्या सर? फर्स्ट हाफ क्लास में प्रेजेंट थी तुम? यस सर। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट सर्किट ना, पैरामीटर। यस सर। उस प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, न्यूमेरिकल बनाए थे। क्या हाँ बोलिएगा? सर, न्यूमेरिकल बनाए थे। हाँ, न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। एक प्रॉब्लम डिस्कस किए थे ना आप। हाँ, उसमें पार्ट डी तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, पार्ट डी कैलकुलेट कर रहे थे जिसमें करंट फाइंड आउट किए थे, और पार्ट डी में हम लोग को फाइंड आउट करना था टोटल ऑन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, टोटल ऑन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर कितना होगा? हम लोग करंट फाइंड आउट कर चुके थे, I1 and I2। याद है करंट कितना आया था? I1 का वैल्यू, सर याद तो नहीं है, मतलब I1 का क्वेश्चन। एक सेकंड, I1 का वैल्यू एक सेकंड। हाँ, हाँ दे। वैल्यू ऑफ I1 is equal to 15 amperes। I1 का वैल्यू कितना आया था? 15 amperes। एंड I2 का वैल्यू कितना आया है? 150 एम्पियर। हेलो, हेलो, यस सर। प्राइमरी करंट का वैल्यू आया था 15 15 एम्पियर एंड सेकेंडरी करंट का वैल्यू आया था 150 एम्पियर। 150 एम्पियर। हाँ, तो टोटल ऑन लॉस का वैल्यू कितना होगा? जस्ट फाइंड आउट। So now we continue discussion from this point. Okay, so what is the total ohmic losses of the transformer? Total ohmic losses of the transformer हम लोग कितना लिख सकते हैं? Either refer towards the primary side equivalent circuit or maybe refer to the secondary side. Okay, किसी भी साइड हम लोग रिफर कर सकते हैं, प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड के यदि हम लोग रिफर करते हैं कितना लिख सकते हैं? टोटल ohmic loss is equal to स्क्वायर ऑफ द करंट इनटू रेजिस्टेंस का वैल्यू, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? ohmic losses, ohmic loss when referred to the primary side, refer to the primary side, primary side। इसको हम कितना लिख सकते हैं? I1 square R E1, that means equivalent resistance refer to the primary side, total equivalent resistance refer to the primary side। Okay, so ohmic losses, that means P suffix OH represent your ohmic losses or copper losses of the transformer। Okay, so ohmic losses is equal to I1 square। जब प्राइमरी साइड में रिफर किया तो करंट का इंडिकेट करेंगे I1 से, तो I1 स्क्वायर इंटू RE1, I1 स्क्वायर इंटू RE1, I1 स्क्वायर इंटू RE1, I1 स्क्वायर वैल्यू पुट करो, कितना आएगा वैल्यू देखो, कैलकुलेट करके बोलो। RE1 that is equivalent resistance refer to the primary side RE1। I1 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है? 15 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 15 एम्पियर का होल स्क्वायर। यस सर। तो जाएगा 225 प्लस 0.024। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू द प्राइमरी साइड कितना फाइंड आउट किए थे? 0.024।
ओम। 0.024. नहीं सर सॉरी 7.06। 7.06. I think यस some सर। calculation here mistake. We require R equivalent ना, हाँ RE1. सर। So RE1 is your 5.4 ना, 5.4. यही तो फाइंड आउट किए थे ना। RE1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ सर 5.4 सॉरी। हम R1 दूसरा प्लस वाला। R2 डैश नहीं, हाँ। R1 प्लस R2 डैश। तो R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.4 ना। R1 का वैल्यू 2.4 और R2 डैश का वैल्यू कितना हम लोग कैलकुलेट किए? 3। तो कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस refer to the primary side is your 5.4 ना। यस सर। So just put here value of RE1 equal to 5.4. Then find out the value of one process. 5.4. Just tell me the value of 15 का स्क्वायर लिखा था। 12 हो गया ना। Just tell me the value. यस सर। कितना आएगा इसका वैल्यू? 2 to 5, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 into 5.4. Now just multiply and tell me the value. 225, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 into 5.4 equal to मल्टीप्लाई करके बताओ। 230.4। 213.4। 230। हाँ 230.4। 230.4 कैसे आएगा? 225 को यदि 5.4 से मल्टीप्लाई करें तो 230 कैसे आएगा? अच्छा मल्टीप्लाई सर हम प्लस कर देते। प्लस कैसे 224। होगा? 220। ओमिक स्केल है I स्क्वायर R, दैट मींस I का वैल्यू कितना है? 15 का स्क्वायर 225 इनटू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 5.4। 1215 सर। 1215। यस सर। 1215. Let's check this value. $25 into 5.4. 1215 आ रहा है ना? यस सर। 1215. सेकेंडरी साइड में लिखना चाहे कितना आएगा? And refer to the secondary side. And refer to the secondary side. कितना आएगा? सेकेंडरी साइड में रिफर करेंगे कितना आएगा? सर स्क्रीन गायब हो गया है, दिख नहीं रहा है। स्क्रीन गायब हो गया, जस्ट शेयर करें। हाँ ठीक है सर। सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकती है ना? सेकेंडरी साइड में हम लोग कितना इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? इसका यदि हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? टोटल पैरामीटर्स
refer to the primary side. That means R equivalent equal to 5.4 and X equivalent equal to something उस तरह लिख सकते हैं जो कल हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंडरी साइड में यदि हम लोग रिफर करके जब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ओमिक लॉसेस, हम लोग आइदर प्राइमरी साइड मूव कर सकते हैं या सेकेंडरी साइड मूव कर सकते हैं ना। सेकेंडरी साइड से हम लोग यदि रिफर करना चाहें क्या लिखेंगे ओमिक लॉसेस का वैल्यू I2 स्क्वायर RE2, I2 स्क्वायर RE2 वैल्यू क्या आएगा देखो सेम आना चाहिए I2 स्क्वायर RE2, I2 का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड आउट किए सर 150 था ना, 150 था। तो RE2 कितना है RE2 देखना, तुम लोग सॉल्व नहीं करती हो साथ में। I2 स्क्वायर RE2, I2 स्क्वायर RE2 0.054। 0.054 हाँ सर, ओमिक लॉसेस यस सर। I2 स्क्वायर RE2 ओमिक लॉसेस सेम होना चाहिए ना, आइदर हम लोग या तो प्राइमरी साइड में ट्रांसफर करके फाइंड आउट करें या सेकेंडरी साइड में फाइंड आउट करें। रेजिस्टेंस वैल्यू तो सेम है यहाँ पे R1 एंड RE2, एक साइड हम लोग या तो प्राइमरी साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं या सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, सेम आना चाहिए वैल्यू, डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। RE2 R इक्विवेलेंट I2 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए 150, 150 का होल स्क्वायर 150 का होल स्क्वायर सेम ही आएगा एंड रिजल्ट सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, वही एक्चुअली कर देते हैं। RE2 Yes, को sir. कितना होगा हम लोग आइदर प्राइमरी साइड से फाइंड आउट करें या सेकेंडरी साइड से फाइंड आउट करें, दोनों का वैल्यू क्या होगा हाँ सर, सेम रहेगा। 0.054 है ना तो कट जाएगा। RE2 का वैल्यू कितना है 0.054, जस्ट मल्टीप्लाई Yes, करोगी sir. सॉल्व करोगी तो वैल्यू सेम आ जाएगा 0.054, यस सर, सॉल्व करोगे कितना आएगा 1215। 1215। Okay, so it is true. Either you refer Yes. to the primary side or maybe secondary side. Omic losses will be same. Okay, so this is your part 2 is complete. Part D is completed. In part E, suppose that in part E, the same transformer rating, calculate the voltage to be applied to the HV side in order to obtain short circuit current of 160 ampere in LV winding. Okay. Short circuit current of 160 ampere in the LV side. प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं सर, थोड़ा Calculate the voltage to be applied to the HV side. HV side में कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा ताकि to obtain the short circuit current of 160 ampere in the LV side. LV side में 160 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। LV साइड में 160 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करना चाहिए। यदि ये 160 एम्पियर LV साइड में फ्लो करना चाहिए, इस सिचुएशन में प्राइमरी साइड में कितना करंट फ्लो करेगा? $160 एम्पियर LV साइड, दैट मींस सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि लो वोल्टेज है तो हाई करंट फ्लो करता है रेशियो में, ठीक है।
और HV साइड में क्या होता है, हाई वोल्टेज रहता है, लो करंट फ्लो होता है, उल्टा होता है, करंट फ्लो। ठीक है। यस सर। तो यदि हम लोग वोल्टेज का रेशियो यदि डिवाइड कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 2200 डिवाइडेड बाय 220, दैट मीन्स 10, ठीक है। यदि 10 आ रहा है तो इसको करंट का वैल्यू ये कितना से 10 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को प्राइमरी साइड का करंट, ठीक है। यदि ये 160 एम्पियर सेकेंडरी साइड में फ्लो कर रहा है तो इसका 1/10 भाग प्राइमरी साइड में फ्लो करेगा, ठीक है। दैट मीन्स यस सर। 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 16 एम्पियर, 16 एम्पियर, 16 एम्पियर, ओके। तो ZE1 हम लोग रिफर करना चाह रहे हैं, तो ZE1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, प्राइमरी साइड टोटल इंपीडेंस का वैल्यू, टोटल इंपीडेंस का वैल्यू हम लोग प्राइमरी साइड में फाइंड आउट किए थे ना, RE1 and XE1, total equivalent resistance refer to the primary side and total equivalent reactance refer to the primary side, okay। तो क्या हो जाएगा, RE1 प्लस JX1, इंपीडेंस यदि हम लोग लिखना चाह रहे हैं कितना हो जाएगा, RE1 प्लस JXE1, तो RE1 का वैल्यू कितना निकालें, 5.4, एंड XE1 का वैल्यू कितना आया था, XE1 का वैल्यू कितना आया था, 13, XE1 का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए थे, 13, 13, okay। So impedance of the primary side ZE1 इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस प्लस J रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो ZE1 that means equivalent impedance refer to the primary side, so ZE1 equal to रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस होता है इंपीडेंस इक्वल टू 5.4 प्लस JXE1 XE1, लेकिन यहाँ पे यदि न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिख दे रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, XE1 का वैल्यू कितना हम लोग फाइंड आउट किए, 30, इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर एक बार बता दीजिए ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट प्लस J इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, यस सर। या तो X प्लस JY, ठीक है। उसका यदि हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट मींस X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट मींस X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर कितना है 5.4 और इमेजिनरी कितना है 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5.4 स्क्वायर रूट ऑफ 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर, तो जस्ट फाइंड आउट करो मैग्नीट्यूड ऑफ Z इक्वल टू ZE1 इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम भूल गई है क्या, ZE1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट मींस हियर रियल पार्ट इज 5.4, so 5.4 का होल स्क्वायर 5.4 का होल स्क्वायर, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर,
प्लस 13 का होल स्क्वायर कितना है इसका वैल्यू? 5.4 का होल स्क्वायर आएगा 29 5.4 29.16 हाँ इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वैल्यू? एक सेकेंड से, सॉल्व करो। थर्टीन का स्क्वायर तो 169 हो जाएगा। 5.4 का स्क्वायर करो सिर्फ। 13 का स्क्वायर कितना? 29.16 आ रहा है सर 5.4 का 5.4 का 29.16 यस सर 29.16 प्लस 13 का स्क्वायर 169। यस सर। अब दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। ऐड करो कितना आएगा? ऐड करने पे 198.16 198.16 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है ना, तो वही 14 के आसपास होगा। इसका वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग। यस 14 into 14 equal to 196. So square root of this value is your 14 point something, 14 point 14 पॉइंट समथिंग आएगा सर 14.08 या कुछ जो भी आ रहा है। 14 point जेड इवन हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो टोटल अप्लाई वोल्टेज फाइंड आउट करना है ना। तो टोटल अप्लाई वोल्टेज दैट मींस V इंटू करंट इंटू इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस हम लोग प्राइमरी साइड फाइंड आउट कर लिए 14.08 ओम। 14.08 ओम। करंट हम लोग प्राइमरी साइड फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही। करंट का वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। यस सर वोल्टेज कितना हो जाएगा? करंट इंटू इम्पीडेंस फाइंड आउट करो, मल्टीप्लाई करके बताओ। प्राइमरी साइड करंट का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए थे? कितना सर होगा? करंट का वैल्यू बताइए ना 16 बोले थे ना। 16 16 प्राइमरी साइड में 6 यदि सेकेंडरी साइड में 160 फ्लो कर रहा है तो प्राइमरी साइड में कितना फ्लो करेगा? 60 1/10। तो वोल्टेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? करंट इंटू इम्पीडेंस। सो 16 इंटू 14.08 यही फाइंड आउट करना था वोल्टेज। क्या करना है? इक्वल टू V1 इक्वल टू रिप्रेजेंट एज प्राइमरी साइड वोल्टेज ना, रिप्रेजेंटेड हियर एज V1 यस सर करंट इनटू इम्पीडेंस current into impedance. So current is your 16 and impedance you have already find out 14.02. 14.08 40.08. So 16 into 40.08 just multiply into just divide 0 8 equal to 225.28
225.28. 28. So this voltage is required to supply the primary side. Okay. Volt. पावर इनपुट भी फाइंड आउट करना है. पावर इनपुट इक्वल टू कितना भी लिखे थे? I1 स्क्वायर RE1 हो जाएगा. I1 की जगह वैल्यू कितना है यहाँ पे? 16 इंटू RE1 की जगह कितना हम लोग फाइंड आउट किए थे? कितना है? यही वैल्यू होगा ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू 5.4. Yes sir, 5.4. 16 का स्क्वायर इंटू 5.4. So power input equal to I1 square RE1. So I1 is your 60 into RE1 is your 5.4. I1 square into RE1 तो 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इंटू 5.4. कितना आएगा वैल्यू? 261.4. 261.4. 61.4. ठीक है. Yes sir. 261.4 कैसे आएगा? 16 का स्क्वायर इंटू 5.4. फिर यहाँ पे ऐड कर दिए दूं क्या पिछले सर? हाँ सर, फिर हम ऐड ही कर दिए हैं. तो पावर का वैल्यू ऐड क्यों कर रही हो? स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, I स्क्वायर R. 1382.4. 1382.4. 82.4. 1382.4. 2.4. You confuse me. Power is always I square R. करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस. Yes sir. हाँ. ठीक है. यहाँ पावर हम लोग कैसे और कैसे निकाल सकते हैं? VI cos थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. VI cos थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. नहीं, VI cos थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वहां से भी निकाल सकते हैं. सेम पावर का वैल्यू आएगा. जस्ट प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा. मेरे ख्याल जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा. अटेंडेंस नेक्स्ट प्रॉब्लम सर आपका स्क्रीन दिख रहा है, फिर से गायब हो चुका है. नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो. यस सर, आ गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो. ये प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग कर सके. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ यू कंसीडर ये 10 kVA 2500 divided by 250 volt transformer, single phase transformer, having the resistance and leakage reactance value of the primary and secondary are given. So just I note down here the parameters of the single phase transformer and just to try to solve this one. Okay. So question number 2. पावर रेटिंग दिया हुआ है
10 kVA, 10 kVA, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज का रेटिंग दिया हुआ है कितना, 2500 volt HV side and LV side is 250 volt, 250 volt। ये दिया हुआ। अब यहाँ पे जस्ट हम प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है। R1 दैट मीन्स प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 4.8। R1 क्या रिफर करेगा, प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस, प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस इज 4.8 ओम। And primary side reactance value, that means X1 given to you, X1 is equal to 11.2 ohm। And secondary side resistance का वैल्यू दिया हुआ है, that means R2 equal to 0.048 R2 equal to 0.048 and reactance दिया हुआ सेकेंडरी साइड पे, मींस X2 equal to 0.112 ओम। इतना ही पैरामीटर हम लोग को चाहिए टोटल ट्रांसफार्मर का। पावर रेटिंग, वोल्टेज एंड resistance, reactance, primary side and resistance and reactance of the secondary side. Okay. So with primary supply voltage constant at 2500 volt, calculate the secondary terminal voltage। secondary terminal voltage को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में? secondary terminal voltage को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे, जो एकदम लास्ट में था वोल्टेज V2। सेकेंडरी साइड पैरामीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सफिक्स में 2 दे करके, टर्मिनल वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय V2। वही सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है V2 इफ द LV वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ए लोड इंपीडेंस ऑफ, लोड इंपीडेंस दिया हुआ है, लोड इंपीडेंस को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ZL equal to 5 plus J 5 plus J 35 सेकेंडरी लोड वोल्टेज दैट मींस V2 फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा इसको, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। करना क्या पड़ेगा, टोटल जो पैरामीटर्स दिया हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे सेकेंडरी साइड, ठीक है। जो भी पैरामीटर प्राइमरी साइड का दिया हुआ है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किधर, सेकेंडरी साइड। तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वैल्यू को ट्रांसफर करो सेकेंडरी साइड, कितना आएगा इसका वैल्यू बताओ।
when you transfer the resistance and reactance of the primary side to the secondary side. हम लोग एनालिसिस ट्रांसफार्मर का किसी एक साइड में ट्रांसफर करके ही करेंगे ना, आइदर प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड। यहाँ पे सेकेंडरी साइड का Yes, पैरामीटर्स फाइंड आउट करना हम लोग मोर कन्वीनियंटली ट्राई करेंगे, सेकेंडरी साइड ही ट्रांसफर कर लें, ठीक है। या प्राइमरी साइड भी कर सकते हो, प्राइमरी साइड में करोगे तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज V2 निकालोगे, सेकेंडरी वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, और फिर उसको प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि एक ही बार प्राइमरी साइड का जो पैरामीटर्स दिया हुआ है उसको सेकेंडरी साइड में कन्वर्ट कर लो, तो डायरेक्ट V2 निकाल सकते हो। R1 को हम लोग सेकेंडरी साइड में ले जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसे सिमिलरली प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किए थे, R1 को जब सेकेंडरी साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? R1 डैश से रिप्रेजेंट किए थे ना, R1 डैश yes sir, इक्वल टू N2 by N1 का होल स्क्वायर इंटू R1। N2 by N1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? N2 की जगह 250 और N1 की जगह कितना आ जाएगा? 2500। दैट मीन्स 1/10 का होल स्क्वायर, 1/10 का होल स्क्वायर इंटू 1/100, तो 1/100 इंटू 4.8 कितना हो जाएगा? 0.048 आएगा कि नहीं? फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व करने बहुत दिक्कत है। यदि फॉर्मूला ही बार बार नहीं रहेगा ध्यान में, कैसे सॉल्व करोगे? sir n2 by n1 का होल स्क्वायर हाँ, r1 r2 R1 यही ना होगा सर? हाँ, तो वही तो बोला r1 ना सर? R1, तो N2 by N1 का Yes, वैल्यू sir. कितना हो जाएगा? N2 की जगह कितना हो जाएगा? 250 yes और sir, और N1 की जगह 2500। दैट मींस 1 by हाँ 10, yes sir, 1/10 ना, 1/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू yes हाँ सर, 1/100, 1/100 into 4.8, दैट मींस 0.048। 0.048 रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर दिए, सिमिलरली क्या करना है? रिएक्टेंस को भी ट्रांसफर करना है। रिएक्टेंस को भी ट्रांसफर करना है, क्या हो जाएगा? 1/100, तो 1/100 दैट मींस 0.112। नहीं होगा कि नहीं? yes sir होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो हुआ ही था। हाँ, just when primary side resistance, एक साथ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ट्रांसफर to the secondary side, is equal to डायरेक्ट वैल्यू लिख दें यहाँ पे, कंफ्यूज तो नहीं yes करोगे? sir, इज इक्वल टू नहीं 0.048 and 0.112 respectively, and 0.112 respectively. ओके, दैट मींस जब प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो कि इक्वल कितना है प्राइमरी साइड में 4.8 एंड 11.2, जब ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी साइड में तो कितना हो जाएगा? 0.048 एंड 0.112। ओके, तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा?
total resistance towards the secondary side. That means ये resistance जो transfer करके लाए primary side से so plus already जो secondary side में resistance है, already जो secondary side में resistance है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, दोनों का ऐड करो समीशन हो जाएगा। किस सीरीज में है? नहीं, दोनों रेजिस्टेंस में है। ये रेजिस्टेंस R2 पहले सेकेंडरी साइड में था और प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस लाए तो उसका वैल्यू कितना है? इतना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दोनों का समीशन हो जाएगा ना? समझ पा रही है या नहीं? यस सर, हाँ सर। तो 0.048 प्लस 0.048। हाँ, दोनों का समीशन हो जाएगा, दैट मींस 0.096। So RE2, that means total resistance referred to the secondary side, equal to R2 plus 0.096 RE2 current resistance RE2 equal to 0.048 plus 0.048 equal to 0.096. ठीक है? तो सिमिलरली XE2 इक्वल टू कितना लिख सकती हो? XE2 means total reactance equal to the secondary side. XE2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेकेंडरी साइड में ऑलरेडी कितना था? 0.00112 और इधर से लाई हुई रिएक्टेंस प्राइमरी साइड में रिएक्टेंस का वैल्यू कितना है? 0.112। इसका भी दोनों का समीकरण हो जाएगा। XE2 इक्वल टू 0.112 प्लस 0.112 इक्वल टू 0.4 कैसे होगा? दोनों को ऐड करोगे कितना होगा? 0.224 224 होगा ना? ये 0.112 है, 0.112 है, तो दोनों को ऐड करोगे कितना होगा? 0.224। 0.224। ये रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वैल्यू हो गया रिफर टू द सेकेंडरी साइड। अब इसके साथ सेकेंडरी साइड में क्या है? लोड भी कनेक्टेड है। वो लोड का इंपीडेंस का वैल्यू क्या है? 5 प्लस J35 35। दोनों ऐड हो जाएगा, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो जाएगा, रिएक्टेंस का रिएक्टेंस के साथ हो जाएगा। तो टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा? Z इक्वल टू लिखना चाह रहे हो तो 0.096 प्लस रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 5 प्लस 5, ये रियल पार्ट वाला एक साथ आ जाएगा, प्लस J के साथ आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट वाला कितना है? 35.224। यदि 35 है ये तो 35 पॉइंट यस सर एक साथ ही लिख दे रहे हैं 224 डायरेक्ट प्लस करके। इसका रियल पार्ट का समेशन करोगे कितना होगा? 5.096। यस सर 5.096 प्लस J J 35.224। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकती हो। अगेन दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, सो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
दोनों का स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ऐड करने के बाद जैसे यहाँ फाइंड आउट किए थे ना ये वाला पार्ट, इसी तरह से इसका यदि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस। तो टोटल इंपीडेंस यहाँ से फाइंड आउट कर लियो, करंट ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकती हो यहाँ से 10,000 केवीए दिया हुआ डिवाइडेड बाय 250, यहाँ से करंट का वैल्यू मिल जाएगा, इंपीडेंस से यहाँ फाइंड आउट कर लिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा ना। यस सर। वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू इंपीडेंस हो जाएगा, कैलकुलेट कर लोगी ना। हेलो, यस सर। ओके, जस्ट इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है सर। Just we stop here and in next class we will discuss another numerical. Okay. थैंक यू सर। Thank you.